Hello students, welcome back to my channel. This is Amrit and you're watching my channel Amrit IELTS. So today we will discuss about the list of headings of reading. Okay, so reading की list of headings को कैसे हम मिनटों में सॉल्व करना है ये हम आज सीखेंगे। आप चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं सीखना। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फास्ट एंड लेट्स डू दी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ओके सो फ्रेंड, आज हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमारी रीडिंग है जो उसका नेम है द कोरल रीफ्स ऑफ अगाटी आइलैंड। सो आज हम करने जा रहे हैं इस रीडिंग के लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को इस वे से करेंगे कि आपको आज के बाद रीडिंग करने में कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग करने में तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप आराम से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर सकेंगे। ठीक है, आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। सो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक करें ताकि आपको और भी जितनी भी चीज़ें हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आईएलटीएस के बारे में, सो आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। ठीक है, इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हमने पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब भी हम रीडिंग में हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आएंगे तो उसको आप भूल जाओ कि हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो इनको पढ़ेंगे, इनकी लिस्ट को हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नीचे हमारे पास दिए हुए हैं ना कि पैराग्राफ, हमने कौन कौन से पैराग्राफ यूज़ करने हैं, A B C D। ठीक है, अगर हमें ये पैराग्राफ्स ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ्स को रीड करेंगे। ओके, अब आप कहेंगे कि पैराग्राफ रीड करेंगे तो मैम इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब हम पैराग्राफ रीड करेंगे इससे हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो सॉल्व होंगे ही, बल्कि इसके साथ साथ क्या होगा, जो अगले इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं इस पैराग्राफ के, वो भी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अपने आप ही, क्योंकि सारे जितना भी पैराग्राफ और सारे पैराग्राफ्स हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सो हम 1 मिनट लगेगा, हमें हर एक लोकेशन का बिल्कुल पता होगा। सो हमें उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक तरीके से हमारे दो पार्ट्स है जो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट। ओके, ए पार्ट पढ़ते हैं हम। ओके, अघाटी इज द वन ऑफ द लक्षद्वीप। अघाटी, ओके, अघाटी इज द वन ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अघाटी है जो लक्षद्वीप आइलैंड है जो ये साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के पार्ट में मौजूद है। दीज आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय द लेगून्स एंड कोरल रीफ्स एंड विच इन टर्न सराउंडेड बाय द ओपन ओशियन। ओके, ये वाले आइलैंड है जो वो किन के द्वारा सराउंडेड किए हैं, उनके आसपास क्या है, लेगून्स हैं। ठीक है, लेगून्स मीन्स खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स से मतलब क्या कि चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है, विच इन टर्न सराउंडेड बाय द ओपन ओशियन, ये एक ओपन ओशियन में ये सब चीज़ें हैं। एंड ओके, नेक्स्ट, कोरल रीफ्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्केलेटन। ओके, कोरल रीफ्स है जो कहाँ से बनी है, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय द स्केलेटन ऑफ मिनट सी क्रिएचर्स। ओके, जो सी के क्रिएचर्स है, जो समुद्री जीव है, उनकी स्केलेटन, जो कि उनके जब समुद्री जीव मर जाते हैं तो उनके पिंजर रह जाते हैं ना, तो उनसे ये वाली रीफ्स होती हैं, ये उनसे बनती हैं। ठीक है, एंड गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनका जो पिंजर होता है, उनकी जो स्केलेटन होती है उससे क्या होता है, वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल के लिए शेल्टर की तरह काम करता है। एंड देयरफॉर आई हैव अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड a stream of diverse benefits of the inhabitants of Agatti Island. ओके, उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिवोर्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनको जो कि इनहेबिटेंट होते हैं घाटी आइलैंड के। ओके, और ये इस सारे पैराग्राफ में हमारे क्या दिया हुआ है, एक तो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया हुआ है, ये साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमें लोकेशन दे दी कि वहाँ वो कहाँ पे रहता है। उसके बारे में, उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ कि वो लगी वहाँ पे लगून्स होते हैं, कोरल रीफ है, उनके सराउंडेड ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग में जाते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा पैराग्राफ में कौन सा ये लिस्ट को सूट करता है। ओके, सो बिल्कुल एक एलिमिनेशन मेथड की तरह ही सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्या है, आइलैंड लेजेंड्स। आइलैंड लेजेंड्स, ओके, आइलैंड लेजेंड्स मतलब यहाँ पे कोई लेजेंड्स की तो बात ही नहीं हुई, लेजेंड्स की कोई बात नहीं हुई ना, तो इनको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर एक्सचेंज का, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका कोई आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करने की कोई बात हुई है, नहीं हुई।
ओके। कंपटीशन फॉर फिशिंग राइट्स, कोई कंपटीशन हो रहा है फिशिंग की राइट्स को लेकर? नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। लो कॉस्ट इक्विपमेंट, इस पे किसी इक्विपमेंट की ही नहीं बात हुई, ठीक है, तो इसको भी हम मिटा देंगे। नेक्स्ट ये इसको चढ़ते हैं हम, राइजिंग इनकम लेवल, इनकम लेवल के राइज होने की भी नहीं बात हुई। सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशंस, ना ही कोई उनके सोशल नेचर की बात हुई है। रिसोर्सेज फॉर आइलैंड्स ऑन यूज़, उन्होंने कोई अपने आइलैंडर्स जो वहाँ पे रहते हैं उनके यूज़ अपने लिए यूज़ करने के लिए किसी रिसोर्सेज की बात की है? नहीं की। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, ना ही कहीं उनकी एक्सपर्टाइज या नॉलेज की बात की है। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तो बिल्कुल भी नहीं बात की उन्होंने, ठीक है। रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी, ना ही कोई मनी की बात हुई है, ना ही कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात हुई है। तो क्या हमारा क्या रह गया? फेवरेबल लोकेशन। सो फेवरेबल लोकेशन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट का इसका घाटी की फेवरेबल लोकेशन ये हमारा बन गया, ठीक है। फेवरेबल लोकेशन ये हमारा कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो कहाँ पे है? साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। सो ये हमारा क्लियर हो गया। तो चल नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं अब। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है? इन द फर्स्ट प्लेस द रीफ प्रोवाइड द फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर द कंजम्पशन बाय द आइलैंडर्स देमसेल्फ। वो कहते हैं ये एक फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे रीफ्स जो चट्टानें जो प्रोवाइड करती हैं उन्हें फूड और बहुत सारे प्रोडक्ट उनकी कंजम्पशन के लिए, आइलैंडर की कंजम्पशन के लिए, कि आइलैंडर क्या प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करता है। वो कौन प्रोवाइड करता है? रीफ्स प्रोवाइड करती है। ओके, फूड्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कैसे टाइप का होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फिश होते हैं, ऑक्टोपसेस होते हैं, मॉलस्कस होते हैं, एंड इन द केस ऑफ पुअर फैमिलीज दे कंस्टिट्यूट एज मच एज 90% ऑफ द प्रोटीन दे कंज्यूम। वो कहते जो वहाँ पे पुअर फैमिलीज होती हैं वो 90% प्रोटीन है जो इनको कंज्यूम करके लेती हैं। रीफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज फॉर दी मेडिसिनल पर्पजेज, रीफ से जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दी मनी कॉरी एंड शेल नॉन एज दी वल्लक बॉडी एंड इज़ कॉमनली मेड इनटू द पेस्ट एंड used for the home remedy for the treatment of casts of eyes cyst। okay ओके, हाँ, वो कहते इनकी एग्जांपल लिया उन्होंने मनी कौड़ी उसकी जो शैल होती है उसको उसका पेस्ट बनाते हैं एंड उसको होम रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं आई की साइस्ट के ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई है? एक तो वो रीफ्स को फूड प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ पे मतलब कंजम्पशन उन्होंने करनी होती है कि वो क्या खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस खाते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन उनसे ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हमें इससे पैराग्राफ से क्या मिलता है। सॉरी, ओके, जो हमारा पहले यूज़ हो गया था उसे हम पहले ही हम कट कर देते हैं। पहले हमारा क्या हुआ था? वी बट अघाटीज फेवरेबल लोकेशन। सो लेजेंड्स की भी नहीं बात हुई, रिसोर्सेज भी नहीं एक्सचेंज किए, कंपटीशन फॉर फिशेज राइट कंपटीशन की भी नहीं बात हुई, किसी लो इक्विपमेंट की भी नहीं बात हुई, इनकम लेवल को भी नहीं किसी ने राइज किया। सो सोशल नेचर ऑफ सोशल नेचर भी नहीं कहाँ पे बताया हुआ। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की भी नहीं बात हुई, एम्प्लॉयमेंट की भी नहीं बात हुई, रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी की भी नहीं बात हुई, सोशल राइट्स की भी नहीं बात हुई। तो किसकी बात हुई है? रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर्स ऑन यूज़। किसकी बात हुई है? रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर ऑन यूज़, ये हमारी इसकी बात हुई है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या बताया हुआ है कि उसने बताया हुआ है ना अपने हमारे पैराग्राफ में क्या बताया था कि रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पर लिखा ना कि वो प्रोडक्ट्स फूड करती हैं रीफ्स कंजम्पशन करने के लिए आइलैंडर्स के लिए, ठीक है। वो ज़्यादातर प्रोटीन है जो उन्हें वहीं से ही मिलता है। क्या खाते हैं वो? फिश, ऑक्टोपस, जन जितने भी समुद्र के क्रिएचर्स होते हैं उन्हें खाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ओके, इन एडिशन द रीफ कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम जनरेशन। ओके, इसमें क्या आ गया? इनकम जनरेशन की बात होगी। तो आपके माइंड में पहले ही पता चल गया ना कि हमारे पास एक इनकम वाला ऊपर लिस्ट ऑफ हेडिंग है, तो हम फिर भी हमें इसे रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे द 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स अघाटी रिपोर्ट फिशिंग
फिशिंग, लगून फिशिंग, शिंगल एंड मॉल्स एंड ऑक्टोपस एंड कॉरी कलेक्शन एज अ मेन ऑक्यूपेशन। ये सभी जो समुद्र के क्रिएचर्स हैं उन्हें ये यूज़ करते हैं एज ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है। एंड फॉर पुअर हाउस डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रीफ टू देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज सिग्निफिकेंट। जो कि पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है रीफ का, उनके लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। जैसे कैसे होता है कि 12% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द रीफ ऑन देयर हाउस होल्ड इनकम। उनमें से क्या होता है, ये 12% है जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं अपने हाउस होल्ड की जितनी भी इनकम होती है वो कम्प्लीटली इनकम जो उनको कहाँ से आती है, ये सी क्रिएचर्स से आती हैं, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट, वाइल 59% ऑफ पुअर हाउस होल्ड रिलाई ऑन द रीफ 70% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम। वो कहते हैं कि 59% जो पुअर हाउस होल्ड ऐसे हैं जो 70% तक अपनी हाउस होल्ड इनकम जो समुंदर से लेते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 29% है जो वो 50% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम, जो 29% रिमेनिंग रह गए हैं वो 50% अपनी हाउस होल्ड की इनकम सी क्रिएचर्स से लेते हैं, ठीक है। सो इसमें सभी क्या बात हो रही है, इनकम वो इनकम जनरेट करते हैं, इतनी इनकम लेते हैं, इतनी इनकम लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हम देखते हैं हमारे पैराग्राफ्स में। इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या करेंगे हम, जो पहले ही हो गए थे हमारा घाटीज फेवरेबल लोकेशन भी कट हो गई थी एंड रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर यूज़र, ये हमारी पहले ही 2 कट हो गए थे, इनको हम पहले ही कट कर लेंगे, ठीक है। आइलैंड लेजेंड्स की बात हुई या नहीं हुई, रिसोर्सेज एक्सचेंज हुए या नहीं हुए, कंपटीशन हुआ एफिशिएंसी के नहीं हुआ, लो कॉस्ट इक्विपमेंट की बात हुई या नहीं हुई, राइजिंग इनकम लेवल की बात हुई है कि नहीं, राइजिंग नहीं हुआ, ठीक है, राइजिंग इनकम लेवल की बात नहीं हुई, ओके। सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशन, सोशल नेचर की भी नहीं बात की उन्होंने, ओके। हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज की बात हुई है, नहीं हुई। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज मिलते हैं, इसकी बात हुई है, नहीं हुई। सो रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी, इसकी बात हुई है जी, इसकी बात हुई है। रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी के इतने % रिसोर्सेज वो फिर सी क्रिएचर से लेते हैं, इतने % इनकम जो जनरेट करते हैं, इनकम जनरेशन की बात हुई थी ना। सोशल राइट्स और ऑब्लिगेशन की भी बात नहीं हुई। सो हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। 11th लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इनकम जनरेशन की बात हुई थी ना, सो हमारा इसीलिए वो हेड लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गया, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके, इसे हम रीड करते हैं। इन एडिशन द रीफ कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम जनरेशन, ओके। वो कहते रीफ, सॉरी, नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम, ओके। बार्टरिंग ऑफ रीफ रिसोर्सेज आर कॉमनली टेक प्लेस बोथ बिटवीन दी आइलैंडर्स एंड बिटवीन दी आइलैंड्स। सो बार्टरिंग क्या मतलब होता है, बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि हम पहले बार्टर सिस्टम चलता होता था हमारे, जब कॉइन्स नहीं होते थे, रुपीज़ नहीं होते थे, तब बार्टर सिस्टम चलता था कि जो चीज़ हमारे पास है वो हम दूसरे पर्सन को दे देते थे या फिर दूसरे किसी लोगों को दे देते थे, और जो हमें चीज़ चाहिए थे वो हम उनसे ले लेते थे, ठीक है। वो क्या होता था, बार्टर सिस्टम। सो वो कहते हैं कि बार्टर सिस्टम होता था, वो जितने भी रीफ के रिसोर्सेज थे उनको आपस में बार्टर कर लेते थे। किनके कौन कौन करते थे, आइलैंडर्स भी करते थे आपस में और आइलैंड्स भी। एक आइलैंड के पास अलग टाइप के रिसोर्सेज है, एक आइलैंड के पास अलग टाइप के रिसोर्सेज है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, घाटी आइलैंड इज़ नॉन फॉर अबंडेंस ऑफ ऑक्टोपस। वो कहते हैं घाटी आइलैंड है जो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑक्टोपस होते थे। दिस इज़ ऑफन यूज फॉर ऑब्टेन द प्रोडक्ट फॉर नियर बाय एंड्रॉथ आइलैंड। वो कहते हैं एंड्रॉथ आइलैंड था, वहाँ पे उनसे वो अपनी ऑक्टोपस उनको प्रोवाइड कर देते थे और उनसे जो उनको प्रोडक्ट चाहिए थे वो उनसे ले लेते थे।
लोकली रीफ प्रोडक्ट्स में बी गिवन बाय द आइलैंडर्स इन रिटर्न फॉर फेवर। ओके, जितने भी वो कहते रीफ के प्रोडक्ट्स से आइलैंडर्स एक दूसरे को देते थे, वो किसके लिए देते थे? रिटर्न फॉर फेवर्स, मतलब उनसे कुछ अलग, उनसे कुछ फेवर लेने के लिए, मतलब उनसे कोई चीज़ें लेने के लिए। सच एज हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, जैसे उनसे किसी को हेल्प चाहिए थी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउस को, किसी को नेट मेंडिंग के लिए चाहिए थी हेल्प। फॉर अदर प्रोडक्ट्स सच एज किसी को राइस चाहिए थे, किसी को कोकोनट और किसी को फिश, ठीक है। सो वो जितनी भी चीज़ें थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। यहाँ पे कि इस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई है कि हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई है कि हम चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो हम देखते हैं उसमें। सो जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पहले ही कट हो गए थे उनको हम पहले ही कट कर लेते हैं। फेवरेबल लोकेशन जो हमारी कट हो गई थी, ओके। रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी भी कट हो गया, एंड रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर ओन यूज़ ये भी हमारा कट हो गया था, ठीक है। सो हम पहले क्या देते हैं? आइलैंड लेजेंड्स की बात हुई, नहीं हुई। रिसोर्सेज फॉर एक्सचेंज, देखो क्या हो गया, रिसोर्सेज फॉर एक्सचेंज की बात हुई है। सारे पैराग्राफ में किसकी बात हुई है? रिसोर्सेज फॉर एक्सचेंज, ठीक है। तो हमें बाकी सबको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ही एग्जैक्ट लोकेशन हमें दी हुई है कि यहाँ पे वो रिसोर्सेज ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, ठीक है। सो ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। सो ओके, सो ये पैराग्राफ में आते हैं। ओके, द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉयट द रीफ इज़ मिनिमल। सो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए थी उनको रीफ को एक्सप्लॉयट करने के लिए, उनके पास बहुत ही कम थी। इट इन्वॉल्व सिंपल लोकली अवेलेबल टूल्स फॉर एंड इक्विपमेंट्स। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो लोकली टूल्स अवेलेबल होते थे, टूल्स और इक्विपमेंट जो लोकली अवेलेबल होते थे वही यूज़ करते थे, क्योंकि उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है या मनी है बहुत ही कम थी। सम ऑफ विच कैन बी यूज विदाउट अ बोट, उनमें से कुछ तो ऐसे थे कि जिनमें से वो बोट भी नहीं यूज़ करते थे। सच एज फिशिंग प्रैक्टिस नॉन एज काट मूड साल, उनमें से काट मूड साल को फिशिंग, काट मूड साल जो फिशिंग फिशेज होती थी उनको पकड़ने के लिए वो बोट भी नहीं यूज़ करते थे, ठीक है। दिस इज़ कैरिड आउट इन द शैलो ईस्टर्न लगून्स बाय घाटी चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स क्लोज टू द शोर एट लो टाइड थ्रू आउट द ईयर। वो कहते ये कौन करता था? ईस्टर्न लगून्स होते थे घाटी के, चिल्ड्रन या अडल्ट्स दोनों ही कर लेते थे। एंड क्लोज टू शोर लो टाइड, टाइड मीन्स किनारा, तो सो बिल्कुल किनारे की पास ही होते थे, पूरे ईयर में वो वहीं से पकड़ लेते थे वो उनको, ठीक है। अ स्मॉल कास्ट नेट, अ लीफ बैग एंड प्लास्टिक स्लीपर्स ऑल आर रिक्वायर्ड। उनको क्या चाहिए होता था फिशेस पकड़ने के लिए? एक स्मॉल कास्ट नेट चाहिए होता था, एक लीफ बैग चाहिए होता था, प्लास्टिक स्लीपर्स चाहिए होते थे। सो ये एक्टिविटी है जो 10 to 12 स्मॉल फिशेस फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ओके। उनको ये इतनी चीज़ें चाहिए होती थी एक हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, ओके। कास्ट नेट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, एंड कास्ट नेट्स होते थे जो वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते थे। एंड ऑल दी हाउस होल्ड्स इन घाटी ऑन एट लीस्ट वन, वो कहते हर एक घाटी के घर में ये एक तो कास्ट नेट होता ही था, ओके। इवन the boat which operate in the lagoons near the shore reef are constructed locally। कहते ये जो वो lagoons यूज़ करते थे, बोट्स यूज़ करते तो वो भी इनकी बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट की बोट्स होती थी, और वो लोकली कंस्ट्रक्ट करते थे उनको, मतलब लोकली बनाते थे उनको, ठीक है। दे आर आइदर स्मॉल नॉन मैकेनिकल ट्रेडिशनल वुडन रोइंग बोट्स, वो बहुत ही ज़्यादा नॉन मैकेनिकल बोट्स होती थी, स्मॉल में छोटी बोटें होती थी, और ट्रेडिशनल वुडन टाइप की होती थी। उनको थोनीज, राफ्ट्स या फिर तपरम कहते थे, ठीक है। ये इन्होंने नेम दे रखे थे उनको कुछ, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या इस पैराग्राफ में देखा कि सभी चीज़ों को एक्सपेंसिव कम थी, वो एक्सपेंस कम यूज़ करते थे, सस्ती चीज़ें यूज़ करते थे, उनको उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल थी। ऐसी बातें हुई है ना सभी इस पैराग्राफ में, सारी बातें जो ऐसी की हुई है, ठीक है। सो ओके,
इस पैराग्राफ में ऐसी सारी बातें हुई हैं, इन्वेस्टमेंट कम थी, उनके पास फ़िशिंग प्रैक्टिस के लिए जो यूज़ करते थे वो बहुत ही मतलब उन बहुत ही चीप कॉस्ट में यूज़ करते थे, ठीक है। सो देखते हैं हम अपने पैराग्राफ में। ओके, जो हमारे पहले निकल गए हैं उनको हम पहले ही कट कर लेंगे। रिसोर्सेज एक्सचेंज भी हमारा हो गया है, राइजिंग इनकम लेवल भी हो गया है। ओके, रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी भी हमारा चला गया है, एंड रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर यूज़ ये भी हमारे कट हो गए। उन बाकियों से हमने देखना। और नेक्स्ट इज़ आइलैंड लेजेंड्स। आइलैंड लेजेंड्स की कहीं पे बात हुई है? नहीं हुई, सो इसको भी हम कट कर देंगे। कंपटीशन फॉर फिशिंग राइट्स, फ़िशिंग के राइट्स के लिए, फ़िशिंग के अधिकार के लिए कोई कंपटीशन हो रहा है? नहीं हो रहा। लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कि इक्विपमेंट मीन्स जो वो चीज़ें यूज़ करते थे वो लो कॉस्ट की करते थे, बिल्कुल इसी की ही बात हुई है, ठीक है। सारे पैराग्राफ में वो यही बात कह रहे हैं कि हमें लो कॉस्ट की शिप यूज़ करते थे, लो कॉस्ट का ये इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, लो कॉस्ट के टूल्स यूज़ करते थे, लो कॉस्ट की बोट यूज़ करते थे, वही बात हुई है ना। सो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। Okay. During more than 400 years of occupation and survival, Agatti Island have developed an intimate knowledge of reefs. So कहते 400 years के बाद ऑक्यूपेशन के बाद उन्होंने इतनी नॉलेज है, जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है रीफ्स के बारे में उनको हो गई थी। एंड दे हैव नॉलेज ऑफ न्यूमरस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, उनको बहुत सारी टाइप्स की फ़िश की नॉलेज हो गई थी। वे आर दे कैन बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द टाइड ऑन ल्यूनर लोकेशन और ल्यूनर साइकिल। ओके, वो लहरें जैसे जाती हैं या फिर किनारे में कौन सी फिशेज होती हैं, उनको सभी टाइप की है वो नॉलेज होगी थी, ठीक है। एंड दे हैव डेवलप्ड अ लोकल नेमिंग सिस्टम फॉर टॉक्सोनॉमी एंड नेमिंग द फिश अकॉर्डिंग टू देयर शेप। उन्होंने अपने ही कुछ नेम दे रखे थे फिशेस को, जैसे कि अकॉर्डिंग टू उनकी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। समटाइम्स दी सम स्पीसीज इज़ गिवन द डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड रेंज। कुछ स्पीसीज तो ऐसी थी जिसको उन्होंने नेम दिए थे किसी के साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फुल ग्रोन एम्पायर फिश इज़ कॉल्ड दी मैटी एंड दी जुवेनाइल इज़ कॉल्ड दी किलोकाम। उनमें से वो कहते बहुत ही बड़ी फिश होती थी उनको मैटी कहते थे, एंड जो जुवेनाइल फिश होती थी उसको किलोकाम कहते थे। Abundance of each species at different fishing ground is also वेल नॉन। वो क्या बहुत ज़्यादा वो कहते हर एक स्पीसीज़ के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। डिफरेंट फिशिंग ग्राउंड्स इज़ ऑल्सो वेल नॉन, उनके बारे में कौन कौन से ग्राउंड्स में वो होती है, उस सभी के बारे में उनको नॉलेज हो गई थी। अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, आइलैंडर्स हैव डेवलप्ड द वाइड रेंज ऑफ स्किल्स टेक्निक्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग देम। उनको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स की खोज कर रखी थी। एंड मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिशिंग टेक्निक्स आर स्टिल यूज्ड बाय द आइलैंड। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अभी भी आइलैंडर्स यूज़ करते हैं। एंड ईच टारगेटिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द रीफ एंड पर्टिकुलर स्पीसीज। ओके, उनकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। सो इसमें पैराग्राफ में हमारी क्या बात हो रही है बार बार कि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट थे, उनको नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। सो नॉलेज कितना हमारा वर्ड यूज़ हुआ। नॉलेज मीन्स हम इसका देखेंगे, नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, एक्सपर्टाइज, ठीक है। सो इसमें हमने सिनोनिम्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ वर्ड हमें सीधे सीधे नहीं दिए होते, सिनोनिम्स भी दिए होते हैं। सो हम पहले बाकी के मिटा लेंगे। ये हमारा हो गया, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी हो गया, घाटीज फेवरेबल ये भी हो गया, एंड द रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर यूज़ ये भी हमारा चला गया, एंड रिसोर्सेज फॉर अर्निंग मनी ये हमारा भी चला गया। ओके, आइलैंड लेजेंड्स की बात हुई है, कुछ लेजेंड्स की या किसी टाइप पे लेजेंड्स की बात हुई है? लेजेंड्स की बात नहीं हुई। कंपटीशन हो रहा था फिशिंग राइट्स में, इसकी बात हुई है? नहीं हुई, किसी कंपटीशन की बात नहीं हुई।
राइजिंग इनकम लेवल, उनका इनकम लेवल राइज हो रहा था, इसकी बात भी नहीं हुई। सोशल नेचर की भी नहीं बात हुई। हाई लेवल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की भी नहीं बात हुई। सोशल राइट्स की भी नहीं बात हुई। तो हमारे पास क्या रह गया? हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का क्या मतलब होता है? नॉलेज। उसका सिनम है ना, नॉलेज का सिनम एक्सपर्टाइज। सो इसमें क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे वो। उनको फिशेस, उन्होंने बताया ना कि जितनी भी स्पीसीज थी सभी की उनको नॉलेज होगी थी, कौन कौन से उनके ग्राउंड में कहाँ कहाँ वे मिलेगी, कहाँ पे कौन सी फिश मिलेगी, कौन सी स्पीसीज मिलेगी, सभी चीज़ की उनको नॉलेज होगी थी। ठीक है, उन्होंने इवन अलग अलग टेक्निक्स भी बना रखी थी उसके, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होगी थी उस चीज़ों में। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, द रीफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल लाइव्स ऑफ आइलैंडर टू। वो कहते हैं आइलैंडर की लाइफ में बहुत ज़्यादा रीफ्स लो और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ओके, द मोस्ट बीइंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स। उनके ट्रेडिशन की और रिचुअल की, रीति रिवाजों की इंटीग्रल पार्ट बन चुका था ये स्पीसीज जो सी की होती हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स फॉल्कलोर रिवॉल्व्स अराउंड द सी रीफ एंड सी। ओके, फॉकलोर होते हैं उनकी लोकधारा, जो लोकगीत होते हैं उनकी बहुत सारी लोक धारावां तो थी जो वो उनके अराउंड ही घूमती थी, रीफ के या फिर सी के। देयर इज़ हार्डली एनी टेल और सॉन्ग दैट डजंट मेंटेन द ट्रेडिशनल सेलिंग क्राफ्ट्स known as oddums. Okay, and the journeys of enterprise heroes, adventures of sea fishing and encounters with the sea creatures. और कहते हार्डली कोई ऐसा टेल और सॉन्ग होगा जिसमें इन सभी क्राफ्ट्स की, ऑडम्स की बात उन्होंने नहीं की हो। ठीक है, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट दिए हुए हैं, इनमें से सभी में ही उनके सी की या फिर क्रिएचर्स की, रीफ्स की बात होती है उनके हर एक सॉन्ग में भी। सॉन्ग्स दैट वोमेन सिंग्स रिकलेक्ट द वोमेन लुकिंग फॉर द रिटर्निंग ऑडम। वो उन्होंने बताया कि जो सॉन्ग्स वोमेन सिंग करती थी उनमें कैसे सॉन्ग होते थे, जैसे वोमेन वो ऑडम्स के आने की वेट करती थी, रिक्वेस्टिंग द वेव्स टू बी जेंटल। वेव्स को रिक्वेस्ट करती थी कि वो जेंटल रहें। एंड ब्रीज जस्ट राइट फॉर द सेल्स के ब्रीज आ जड़ियाँ वो बिल्कुल ब्रीज आ जो हवा है वो सेल की राइट सेल की दिशा में ही चले। एंड देयर आर स्टोरीज ऑफ द बेनोवेलेंट sea ghost Bellowum, whose coming to shore is considered to be harbinger of prosperity of the year, bringing more coconuts, more fishes and general well-being। वो कहते उन्होंने क्या बताया इसमें कि उन्होंने एक स्टोरी वहाँ पे ना कुछ स्टोरीज बनी हुई थी उन्होंने, कि उन्होंने कहा था कि वो एक सी का घोस्ट है जिसको वलुवम कहते हैं। वो जब भी आता है प्रॉस्पेरिटी, पूरे वो जिस भी ईयर में आता है पूरे ईयर में प्रॉस्पेरिटी अपने साथ लेके आता है। कोकोनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर फिशेस आती हैं, जनरल वेलबींग होती है। ठीक है, वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सो ये उनकी स्टोरी बनाई हुई थी। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या बात हो रही है कि उनके ट्रेडिशन क्या थे, फोक रोवर उनके रिवॉल्व्स मतलब जितने भी जो उनके उनके जितने भी फॉल्क रोल थे, जितने भी सॉन्ग्स थे, टेल्स थी, वो सभी उसके सी और रीफ्स के बारे में होते थे। ठीक है, ओके, सो हम अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देखते हैं क्या आ सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग इसका। सो देखते हैं। पहले हम बाकी सभी को काट देते हैं। ये भी गया, रिसोर्सेज फॉर एक्सचेंज भी गया, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी चला गया, एंड हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज भी गया। ओके, ये भी गया। ओके, देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि कंपटीशन ऑफ फिशिंग राइट की बात हुई है कहीं पे? नहीं हुई। इनकम लेवल को राइज करने की बात हुई है? नहीं हुई। सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशन की बात हुई? नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट की भी नहीं बात हुई, मनी की भी नहीं हुई, सोशल ऑब्लिगेशन की भी नहीं हुई। सो इसमें हमारे पास क्या रह गया? एक आइलैंड लेजेंड्स। सो ये हमारा आंसर है, आइलैंड लेजेंड्स। ठीक है, ओके,
सो हम रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ ही ये करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और रीड करते हैं। ओके, द रीफ इज़ रिगार्डेड बाय द आइलैंडर्स एज कॉमन प्रॉपर्टी। ओके, द रीफ्स जो होते थे वो आइलैंडर्स उनको अपनी कॉमन प्रॉपर्टी मानते थे। एंड ऑल द आइलैंडर्स आर एंटाइटल टू यूज़ द लेगून एंड रीफ रिसोर्सेज। जितने भी आइलैंडर्स होते थे वो उनको यूज़ करते थे लेगून को और रीफ रिसोर्सेज को। इन द पास्ट फिशिंग ग्रुप्स वुड obtain द परमिशन फ्रॉम द एमिन। वो कहते पास्ट में जो भी फिशिंग ग्रुप्स होते हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती थी आमिन से। जो आमिन है जो वो कौन होता था, हेड पर्सन होता था। एंड गो फॉर फिशिंग इन दी ग्राउंड अलॉटेड हिम। एंड जब भी जिन्होंने भी फिशिंग के लिए जाना होता था उनके लिए एक ग्राउंड अलॉट कर देता था उनको, ठीक है। ऑन देयर रिटर्न दी एमिन वुड बी गिवन। जब वो वापस आते थे उनको एमिन को क्या देता थे वो, शेयर ऑफ कैच। जो भी वो पकड़ के लेके आते थे उनका उसका कुछ शेयर उसको देते थे, ठीक है। नॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट फिश, जो ज़्यादातर क्या देते थे उसको, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बड़ी फिश उनको दी जाती थी। एंड दिस प्रैक्टिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ये प्रैक्टिस है जो नहीं एग्जिस्ट, बट देयर इज़ अ स्टिल अ कोड ऑफ कंडक्ट और एटिक्वेट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द रीफ। वो कहते हैं कि अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट देखो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। कोड ऑफ कंडक्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की लाइबिलिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, कि हमें ऑब्लिगेशन है कि ये हम नहीं कर सकते या फिर ये हम कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉमन रिस्पेक्ट फॉर दी ऑल फॉर दिस इज़ एन इफेक्टिव। सो उनके क्या कुछ उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे थे कि वे ऑफ अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, ताकि कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स ना हो, कॉमन रिस्पेक्ट आपस में बनी रहे, ठीक है। इसमें क्या बात की हुई है, देखो इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड्स यूज़ कर लिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमें वर्ड्स यूज़ किया गया था, परमिशंस लेनी पड़ती थी, ठीक है। और एंटाइटल टू वर्ड्स यूज़ किया था। इन सभी के सिनोनिम क्या होते हैं कि राइट्स। जिसमें एंटाइटल टू का सिनोनिम क्या होता है, राइट, ठीक है, मतलब अपना अधिकार। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ऑब्लिगेशन। सो ये हमारा लिस्ट, हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग देखते हैं, इससे क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ऑब्लिगेशंस और राइट्स के बारे में कहाँ पे बात की गई है, देखते हैं हम अभी। बिल्कुल लास्ट में देखो सोशल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि और कोई भी इसमें फिट नहीं बैठेगा। और किसी भी जो भी आपने हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग दी है और किसी में भी ऐसी कोई बात नहीं की हुई, ठीक है। इसमें सोशल राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात की हुई है। सो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। ओके, नाउ गो ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो बोर नहीं होना, 2 पैराग्राफ्स ही रह गए हैं। आप ये एक बार कर लेंगे तो आपको उसके बाद में लिस्ट ऑफ हेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो सॉरी, ये तो हमने कर लिया, ये वाला करेंगे अभी। ओके, एक ही पैराग्राफ रह गया, सो पढ़ते हैं। Exploitation of such vast and diverse resources as reefs and lagoons surrounded by the island has encouraged the collaborative efforts, mainly the purpose of safety but also necessity in the operation involves 20 to 30 men. Okay, exploitation मतलब उनका जो बहुत सारे resources होते थे reefs के, lagoons के, ठीक है, उनके वो कहते resources exploit ना हो, उसके लिए वो क्या करते थे, collaborative efforts करते थे। किसके लिए, safety के purpose के लिए। एंड ऑल्सो नेसेसिटी भी थी कि उनको बहुत सारी फ़िशिंग टेक्निक्स जो बनानी होती थी उसके लिए भी वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंडिजीनियस गियर एंड ऑपरेशन नॉन एज द बाला फडल इन्वॉल्व हो, कहते एक बाला फडल नाम का उन्होंने एक और एक इंडिजीनियस गियर नाम का एक ऑपरेशन बनाया हुआ था, जिसमें 20 to 30 या जो मैन ना वो इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। वो पकड़ने जाते थे किसी भी स्पीसीज़ को। एंड रीफ ग्लीनिंग और कॉरी कलेक्शन, जो कॉरी की कलेक्शन होती थी वो उनके लिए क्या उन्होंने क्या ग्रुप बनाया हुआ था, एक 6 to 10 वोमेन इज़ द कॉमन एक्टिविटी। वो कहते वो ये कॉरी कलेक्शन एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी थी, इसके लिए उन्होंने एक वो 6 to 10 वोमेन का ग्रुप बनाया हुआ था, जो इवन टुडे ऑल्दो द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज मार्जिनल कंटिन्यूज एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी।
कि वो जो बहुत ही वो कहते हैं एक इसकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक से सिग्निफिकेंस होती थी। इवन डेली बेसिस पे वो पकड़ने जाती थी उसी उन फिशेस को, ठीक है। सो इसका हमारा क्या आंसर आएगा वो हम देखते हैं। ओके, लेजेंड भी आइलैंड हम पहले एलिमिनेट करते हैं। लेजेंड भी हमारा कटा गया, रिसोर्सेज भी देख लिए हम। ओके, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की भी हमारी होगी। एक आर्टिस्ट फेवरेबल लोकेशन भी होगी। एंड सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशन। ओके, रिसोर्सेज फॉर आइलैंडर यूज़ भी हो गया, एक्सपर्टाइज भी होगी। अल्टरनेट रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं की। रिसोर्सेज, अर्निंग मनी भी हमारा हो गया, सोशल राइट्स भी हो गया, ठीक है। इनमें से हमने देखना जो बचे हैं उनमें से क्या होगा। कंपटीशन फॉर फिशिंग राइट्स के, कंपटीशन फॉर फिशिंग राइट्स, देखो राइट्स की तो यहाँ पे भी बात हुई है, बट कंपटीशन की बात हुई है कि वो उनके पास आपस में कोई कंपटीशन होता था, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं हुई। सो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो गया। राइजिंग इनकम लेवल, इनकम लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं हुई। सो हमारे पास क्या रह गया? दी सोशल नेचर ऑफ रीफ ऑक्यूपेशन, ये हमारा सही आंसर है। क्यों सही है ये सोशल नेचर रीफ ऑक्यूपेशन का? क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि उनमें उसमें उनके जो आइलैंडर्स होते थे उनके नेचर के बारे में बात बताई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये क्या हुआ है कि इन्होंने क्या क्या किया, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करते थे, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को उन्होंने कुछ भी करना होता था कोलैबोरेटिव एफर्ट करते थे। ये उनका क्या है नेचर है कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट करते थे। इवन उन्होंने क्या किया हुआ था, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक है। जो उन्होंने टेक्निक्स यूज़ करनी थी, फिशिंग टेक्निक्स यूज़ करनी थी उनको, उनके लिए भी उन्होंने कुछ ऑपरेशंस बनाए हुए थे। सो ये उनका क्या है सोशल नेचर बताते हैं कि वो कैसे कैसे सब कुछ करते थे, ठीक है। सो ये हमारे हो गए लिस्ट ऑफ हेडिंग। आई होप आप सभी को लिस्ट ऑफ हेडिंग समझ आ गए होंगे। सो ये हमने पहले फटाफट जो भी जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं इनको फटाफट रीड कर लेना है। अगर किसी के हमें किसी की हिंदी या पंजाबी आती तो नो प्रॉब्लम, हम उस वर्ड पे स्टक नहीं होना, हम नेक्स्ट चलेंगे और पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है उसे समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम एक स्टार्टिंग लाइन को समझेंगे एक लास्ट लाइन को समझेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बीच में पड़ी होती है पैराग्राफ में, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसके हम आप पैराग्राफ पढ़ने को हमारा क्या बेनिफिट होगा कि जो नेक्स्ट जो 10th 11th 12th 13th जो क्वेश्चन है ये हमारे मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं हम कैसे मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे, हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स, ओके, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स गेट ऑल द इनकम्स फॉर रीफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पुअर हाउस होल्ड्स जो अपनी इनकम का कितनी इनकम है जो रीफ प्रोडक्ट से लेते थे। अब हमें पता है कि हमने एक पैराग्राफ में पढ़ा था कि इतने परसेंट है, इतने परसेंटेज, ये देखो यहाँ पे बात हुई थी ना कि इतने परसेंट ये लोग यूज़ करते थे, इतने परसेंट ये लोग यूज़ करते थे। तो पुअर हाउस होल्ड इन्होंने बताया हुआ ना कि ये देखो पुअर हाउस होल्ड जो कम्प्लीटली डिपेंड होते थे रीफ हाउस होल्ड में, वो कितने थे? 12%। सो 12% इज़ आर आंसर। सो हमें 12% जो ए वाला पार्ट है, सो जो ए पार्ट है 12% दैट इज़ आर आंसर। सो हमें भी कंप्लीट बहुत ईजीली ये लोकेशन मिल गई ना। ऐसी नेक्स्ट काठमूड साल, नेक्स्ट क्या है? काठमूड साल। हमने पढ़ा था ना काठमूड साल के बारे में, ऊपर पढ़ा था का सीजनल एक्टिविटी में हमने पढ़ा कुछ सीजनल एक्टिविटी नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हमने। रिक्वायर्स यूज़ ऑफ रोइंग बोट यूज़ करते थे, ऐसा भी नहीं था। रिक्वायर्स आर लिटिल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आंसर आ गया, रिक्वायर्स आर लिटिल इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ काठमूड साल कहाँ पे था। यहीं पे हमने एक पैराग्राफ में पढ़ा था काठमूड साल, ये देखो ये पढ़ा, ये देखो ये क्या होता था, ये वो वाली बोट होती थी फिशिंग होती थी, फिशिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पे बोट भी नहीं यूज़ की जाती थी, ये विदाउट अ बोट कर लेते थे। सबसे लेस इन्वेस्टमेंट हमारी इसी में लगती थी क्योंकि इसमें बोट भी यूज़ नहीं की जाती थी, ठीक है। सो ये क्या हो गया? रिक्वायर्स आर लिटिल इन्वेस्टमेंट, सो रिक्वायर्स आर लिटिल इन्वेस्टमेंट क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम रीड करते हैं। विच कैरेक्टर्स
विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट डे आइलैंडर्स डू दी राइटर्स डिस्क्राइब। ओके, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो प्रेजेंट डे के आइलैंडर्स करते हैं जो राइटर ने डिस्क्राइब की है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं। अब हम पहले अगर इनमें से देख लिए हमें, क्योंकि पैराग्राफ्स तो हमें याद ही है। फिजिकल स्ट्रेंथ, उन्होंने कहीं पे बात की है कि वो बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, ऐसी कोई बात की नहीं की थी। करेज, उनमें करेज बहुत थी, ऐसी भी कोई बात नहीं की। इमेजिनेट करते, इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन करते थे, ऐसी भी नहीं कोई बात की। तो क्या बात की है? फिशिंग एक्सपर्टाइज। हमने एक पैराग्राफ ही पूरा पढ़ा था जहाँ पे फिशिंग एक्सपर्टाइज ऐसी ही बातें की हुई थी। तो सो ये हमारा क्या आ गया? बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमें पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें बिल्कुल पहले ही पता चल गया ना कि क्या हमारा आंसर आएगा। ऐसे यही हमारा बेनिफिट होता है पैराग्राफ्स को रीड करने का। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी हो जाते हैं, साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट डू द राइटर से अबाउट द सिस्टम फॉर यूजिंग द रीफ्स ऑन अ घाटी। ओके, उन्होंने क्या है कि राइटर ने क्या किया कि सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे यूजिंग द रीफ ऑन अ घाटी। घाटी वाले जो लोग थे वो रीफ्स के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे। ओके, हम पहले पढ़ते हैं नो। फिशेस कैचेस एंड शेयर्ड इक्वली। फिशेस कैच करते थे, इक्वली शेयर कर लेते थे, ऐसा तो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं। रीफ्स ऑनर इशू दी परमिट, कि उनका ऑनर है जो एक परमिट इशू करके देता था, ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। पहले उनका एक ऑनर होता था जो उनको कुछ ग्राउंड्स कलेक्ट करके देता, ग्राउंड्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट करके देता था, बट परमिट वगैरह नहीं देता था, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। थर्ड हमारा फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट, उनमें से जो भी आइलैंडर्स होते हैं उनके आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। तो बिल्कुल हमें कहा था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट कुछ रखा हुआ था ताकि कोई डिस्प्यूट हो ही ना। सो देयर इज़ एन ओपन एसेस, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि अब जी जो ऑनर वाला सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कि ओपन एसेस था, कोई भी जाके फिशिंग का जो पकड़ सकता था, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ को पकड़ सकता था। सो ये हमारे सभी आंसर्स है जो सॉल्व हो गए। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी सॉल्व हो गए हैं और सभी आंसर्स भी सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। सो आपको, आई होप आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो अच्छे से समझ आ गए होंगे ये कैसे करने हैं। ये हमने एक एलिमिनेशन मेथड की तरह से ही यूज़ करने हैं इनको, और आप सारे पैराग्राफ को रीड करेंगे, स्टार्टिंग और एंड लाइन पे हमने रिलाई नहीं करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ओके, सो अगर किसी को भी इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए स्पीकिंग की एंड किसी को भी बाकी मॉड्यूल्स की भी क्लासेस चाहिए, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, एंड जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।